आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे वाह्य आकारिकी। अभी हमने मेढक पढ़ा था, फ्रॉग। तो वाह्य आकारिकी यानी उसके बाहरी शरीर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वाह्य आकारिकी को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो शरीर की संरचना में अगर हम बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको वाह्य आकारिकी अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और अगर आंतरिक संरचना की स्टडी करते हैं तो उसे अंग्रेजी में एनाटॉमी कहते हैं। तो देखिए, मेढक की वाह्य आकारिकी के बारे में स्टडी करने पर एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? त्वचा मतलब स्किन। मेढक की त्वचा श्लेष्म में यानी म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। तो जो मेढक की स्किन होती है उसमें म्यूकस पाया जाता है, हिंदी में उसको श्लेष्मा बोलते हैं। म्यूकस बहुत चिकना पदार्थ होता है और उस चिकने पदार्थ के कारण जो मेढक है उसकी स्किन चिकनी हो जाती है, श्लेष्मी हो जाती है, या म्यूकस से भरी हुई हो जाती है, फिसलन वाली चिकनी हो जाती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। जो मेढक है इसकी जो स्किन है वो उसमें हमेशा नमी रहती है। आर्द्र का मतलब नमी होता है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। तो ध्यान दीजिए, मेढक की जो स्किन होती है अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। देखिए, हरे रंग की स्किन है और इसमें काले रंग के धब्बे हैं। तो धब्बों को स्पॉट बोलते हैं, और चूंकि इरेगुलर है मतलब नियमित नहीं है, अनियमित आकार के धब्बे हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन, देखिए डार्सल और वेंट्रल दो पार्ट होते हैं। जैसे हम पेट के बल अगर जमीन में लेट जाएं तो पेट की तरफ वाला भाग हमारा वेंट्रल होगा और ऊपर वाला डार्सल होगा। हिंदी में अगर इसको देखें तो पृष्ठ सतह को डार्सल बोलते हैं और अधर सतह को वेंट्रल बोलते हैं। इसको ध्यान देना है। तो कह रहा है कि ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। जो ये नीचे वाली सतह है, वेंट्रल का मतलब अधर वाली, ये हल्के पीले रंग की होती है और यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह पीले रंग की होती है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। जो मेढक होता है, मेढक हमारा कभी पानी नहीं पीता बल्कि इसकी स्किन के द्वारा ही पानी का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। मेढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित होता है। जो मेढक का शरीर होता है इसमें दो भाग होते हैं, सिर यानी हेड और धड़ मतलब ट्रंक। दो पार्ट में डिवाइड होता है। नेक एंड टेल आर एब्सेंट। जो मेढक होता है इस मेढक में गर्दन और पूंछ नहीं होती है, इस बात को ध्यान देना है। तो कह रहा है कि गर्दन व पूंछ का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। तो मुख के ऊपर क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पर नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं, नाक के छिद्र जिनको बोलते हैं। एबव द माउथ ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। तो नाक के छिद्र जिनको कहते हैं हिंदी में नॉस्ट्रिल, तो वो पाए जाते हैं माउथ के ऊपर। एबव द माउथ यानी मुंह के ऊपर। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेषक पटल से ढकी होती हैं ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। निमेषक पटल वर्ड को ध्यान दीजिए। एक झिल्ली होती है जिसका नाम है निमेषक पटल, ये आंखों में पाई जाती है। तो पलकों के अलावा ये निमेषक पटल जो होती है, जिसको अंग्रेजी में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये झिल्ली ऊपर ढक जाती है। अगर पलक ढक जाएगी तो दिखाई नहीं देगा। तो जब पानी के अंदर ये रहता है मेढक,
तो केवल निमेशक पटल यानी निकटेटिंग मेम्ब्रेन से इसकी आंख ऊपर ढकी रहती है, ताकि किसी प्रकार से पानी के अंदर कोई कीटाणु विषाणु या कोई पदार्थ हो उससे आंख को कोई खतरा ना हो और आंख को सुरक्षित रखा जा सके। तो मेढक जब पानी के अंदर होता है तो पलक खोले रहता है, लेकिन निमेशक पटल से आंख ढकी रहती है। आगे देखते हैं, कह रहा है आंखों के दोनों ओर कान टिम्पैनम या कर्णपटा उपस्थित होते हैं। तो आंख के दोनों ओर टिम्पैनम पाई जाती है, कान एक तरह से कान में टिम्पैनम पाई जाती है, जिसको हिंदी में कर्णपटह कहते हैं। ये उपस्थित होते हैं जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि साउंड के इम्पल्स को ग्रहण करते हैं। अग्र व पश्चपात चलने फिरने टहलने व गड्ढा बनाने का काम करते हैं। तो आगे और पीछे वाले जो पैर हैं वो चलने फिरने का काम करते हैं। कहीं अगर खुदाई की ज़रूरत हो, गड्ढा बना के छुपने की ज़रूरत हो मेढक को, तो ये काम भी ये करते हैं। अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं, जबकि पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं। ध्यान देना है, पीछे वाले पैर में 5, आगे वाले पैर में 4 उंगलियां होती हैं। अग्रपाद में 4 तथा पीछे वाले में 5 उंगलियां होती हैं, तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पीछे वाले पैर क्या होते हैं? लंबे और मुलायम होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीछे वाले पैर में क्या होता है कि झिल्ली नुमा उंगलियां होती हैं, जो इसको तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। ध्यान दीजिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी नर और मादा को अगर हम अपनी आंखों से देखें तो आसानी से पहचान सकें, इसी को लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। तो मेढक में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसको अंग्रेजी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमारा फ्रॉग में पाया जाता है, यानी नर और मादा को हम लोग पहचान सकते हैं ऐसे साधारण देख करके। अब कैसे पहचान सकते हैं, कौन सी संरचना पाई जाती है, वो आगे देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक कोष यानी वोकल सैक के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते। तो इसी से हम लोग नर और मादा मेढक को पहचान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वोकल सैक यानी वाक कोष पाए जाते हैं, और साथ साथ जो नर मेढक है, ध्यान दीजिए, नर मेढक में अग्रपाद की पहली उंगली में, यानी जैसे अंगूठा हमारे में होता है तो उसमें तो 4 ही उंगली है आगे वाले पैर में, तो जो पहली उंगली होगी उसमें मैथुनांग पाए जाते हैं, यानी मैथुन यानी सेक्स करने वाले अंग पाए जाते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। तो ये नर और मादा में अलग अलग पहचान कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, कपुलेटरी पैड इसको बोलते हैं। जब मेढक सेक्स करता है तो इसी कपुलेटरी पैड की मदद से फीमेल फ्रॉग को पकड़ता है। तो ये मेल में 2 लक्षण पाए जाते हैं जो फीमेल से इसको अलग करते हैं। वोकल सैक पाए जाते हैं, जैसे देखे होंगे मेढक बरसात के ऋतु में बोलते हैं, तो वही बोलने का काम वोकल सैक के द्वारा होता है। तो 2 अंतर हैं जो नर और मादा मेढक में पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, आ जाता है, अभी बाह्य आकार की यानी मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा। अब आएगा आंतरिक आकार की यानी शरीर के अंदर की संरचना। तो इसी आंतरिक आकारिकी को अंग्रेजी में एनाटॉमी बोलते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब आंतरिक आकारिकी और मॉर्फोलॉजी का मतलब बाह्य आकारिकी। तो इसके बारे में देखते हैं। मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संरचना तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह परिवर्धित संरचनाओं एवं
कार्ययुक्त होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो मेढक की देह गुहा यानी एब्डोमिनल बॉडी कैविटी है, देह गुहा को अंग्रेजी में बॉडी कैविटी बोलते हैं, उसमें डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, परिवहन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई होता है, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम तथा जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर। ये पूरी तरह से विकसित संरचना पाई जाती हैं और ये संरचनाएं अपना कार्य भी सुचारू ढंग से करती हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। जो मेढक है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें इंटेस्टाइन पाई जाती है। आहार नाल का मतलब हमारा एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन तो आंत हो गई, अगर पूरी की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मेढक का, उसमें एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल तथा आहार नाल में जब भोजन जाता है तो उसको पचाने वाली ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब देखिए, कह रहा है कि मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। चित्र अभी हम देखेंगे 7.2। मेढक मांसाहारी होता है। मेढक क्या होता है? मांसाहारी होता है। मांसाहारी को अंग्रेजी में कॉर्निवोरस बोलते हैं। ये देखिए लिखा है कार्निवोरस। तो ध्यान दीजिए, मेढक हमारा कार्निवोरस होता है। एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। इस वजह से उसकी जो आंत होती है वो छोटी होती है। ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो मांसाहारी जीव हैं उनकी आंत छोटी होती है, इसीलिए लिखा है हेंस द लेंथ ऑफ डाइजेस्ट इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। तो फ्रॉग चूंकि कार्निवोरस यानी मांसाहारी है, इसलिए इसकी आंत छोटी होती है। अब आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है इसका मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। तो इसका जो माउथ होता है वो माउथ कैविटी में खुलता है। द माउथ ओपन इन द बक्कल कैविटी। माउथ कैविटी नहीं, बक्कल कैविटी। मुख गुहिका को अंग्रेजी में बक्कल कैविटी कहते हैं। दैट लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फायरिंग्स, जो कि ईसोफेगस और फायरिंग्स से संबंधित होता है। तो इसका मुख गुहिका में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है, यानी ग्रसनी मतलब ईसोफेगस और ग्रसिका मतलब फायरिंग्स। तो लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू फायरिंग्स। तो फायरिंग्स हमारी ग्रसनी है और ईसोफेगस ग्रसिका है। तो ग्रसनी के थ्रू ईसोफेगस यानी ग्रसिका में जाती है। अब देखिए, ईसोफेगस हिंदी में इसको ग्रसिका बोलेंगे। तो ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। तो ये ग्रसिका या ईसोफेगस एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वार यानी क्लोएका द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुला है, जो ग्रसिका तक जाती है। तो ध्यान दीजिए, इसका थोड़ा सा अगर हम फिगर देखें तो अच्छे से क्लियर होगा। तो फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ईसोफेगस है, ग्रसिका। ये स्टमक में देखिए, ग्रसिका से स्टमक में खुलता है। ऊपर माउथ होगा और यहाँ से देखिए इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम यानी मल द्वारा, ये आंत है, मल द्वारा। और फिर ये देखिए क्लोइकल एपर्चर जो कहने वाह द्वार, जो वाह मल द्वार यानी क्लोइका में के द्वारा ये
यहाँ पर क्लोएका में खुलता है ये रेक्टम। तो इस प्रकार से हमने इस बात को समझा मेढक के डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब आगे आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद कह रहा है यकृत पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो ध्यान दीजिए जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। लीवर सिक्रीट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो लीवर जो है हमारा वो बाइल जिसको पित्तरस कहते हैं सिक्रीट करता है और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है। पैंक्रियाज जिसको अग्न्याशय हिंदी में कहते हैं, ए डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेज पैंक्रियाटिक जूस। जो हमारा पैंक्रियाज है इससे एक डाइजेस्टिव जूस यानी खाना पचाने वाला रस निकलता है जिसको हम पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें तमाम प्रकार के पाचन रस पाए जाते हैं। तो अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज जो एक पाचक ग्रंथि है जो अग्न्याशयी रस स्रावित करते हैं यानी पैंक्रियाटिक जूस निकालती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं यानी डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। ध्यान दीजिए जो मेढक है इसकी जो जीभ होती है यानी टंग वो दो भागों में ऐसे ऐसे बटी होती है, इसी से वो जो है क्या करता है शिकार को पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तथा पाचक रसों द्वारा होता है। तो ये जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है तो उनको खा जाता है, खा करके वो कहाँ पहुँचते हैं अमाशय यानी स्टमक में पहुँचते हैं। तो वहाँ पर स्टमक की दीवार से एक डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव एसिड सिक्रीट होता है जिसका नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तथा अन्य पाचक रस निकलते हैं तो उसी के द्वारा भोजन का पाचन होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आधा पचा भोजन होता है जो अभी पूरी तरह से पचा नहीं है वो कायम कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि जो हमारे स्टमक में जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं कायम, जो अमाशय से ग्रहणी में जाता है। अब ये अमाशय से कहाँ चला जाता है डिओडिनम में, ग्रहणी को अंग्रेजी में डिओडिनम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाशय है इसके बाद ये जो संरचना है हाथ की इसको डिओडिनम बोलते हैं, लिखा नहीं है इसमें। तो यहाँ से पच के यहाँ डिओडिनम में खाना आ जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, हाँ, ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस मूल पित्तवाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। अब क्या होता है कि जब खाना ग्रहणी यानी डिओडिनम में आ जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो खाना है फिर नए तरीके से पचाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ग्रहणी पित्ताशय से पित्तरस और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस मूल पित्तवाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। तो पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर में जो लीवर से बने हुए पदार्थ इकट्ठा हुए हैं जिसको बाइल जूस कहते हैं वो आकर के यहाँ इकट्ठा होते हैं और अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस जो है वो मूल पित्तवाहिनी यानी जो हमारी पित्त को ले जाने वाली डक्ट है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं उससे डिओडिनम यानी ग्रहणी में आ जाता है। अब पित्त रस वसा तथा अग्न्याशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये ध्यान देना है कि जो हमारा पित्त रस है यानी बाइल जूस है वो क्या करता है, बाइल जूस हमारा फैट को डाइजेस्ट करता है तथा अग्न्याशयी यानी पैंक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है
कि बाइल डक्ट हमारा जो है पित्तरस जिसको बोलते हैं वो हमारा फैट को, और अग्न्याशयी रस जिसको पैंक्रियाटिक जूस बोलेंगे वो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होते हैं। अब देखिए जब खाना पच गया तो उसके जो है एब्जॉर्प्शन की बात आ जाती है, अवशोषण की। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी आंत में विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये इस तरह से होते हैं, इसको ध्यान देना है। जैसे ये आंत की दीवार है हमारी, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे इस तरह से उठी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। इससे क्या होता है, आंत का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से क्या होता है कि भोजन को अवशोषित करने का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जगह ज़्यादा मिल जाती है। तो इन्हीं को जो ज़्यादा छोटी हैं उनको माइक्रोविलाई, और जो कुछ बड़ी हैं उनको विलाई बोलते हैं। तो आंत में विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इस बात को ध्यान देना। अब देखिए क्या कह रहा है, अपाचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब जो पाचन के बाद हमारे काम का है या मेढक के काम का है, उस भोजन को तो शरीर ले लेता है। इसके बाद जो भोजन काम का नहीं है उसी को मल बोलते हैं, स्टूल। उसको अवस्कर द्वार यानी क्लोएकल एपर्चर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो मेढक में भोजन के पाचन तंत्र से संबंधित थे। अब आगे देखते हैं, मेढक जल तथा थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। तो जो मेढक होता है वो पानी में अलग प्रकार से और मिट्टी मतलब सूखी मिट्टी में अलग प्रकार से सांस लेता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना। तो मेढक जल व थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब पानी में रहता है मेढक तो ये अपनी स्किन से सांस लेता है, खाल से। इसकी खाल जो है एक श्वसनांग का काम करती है जब पानी में रहता है, इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। इसको ध्यान देना। अब थोड़ा स्किन इंग्लिश वाली बुक को ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो इसकी खाल है वो जलीय श्वसन अंग का काम करती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो मेढक में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कह रहा है कि विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। तो डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन एक प्रक्रिया होती है जिसको विसरण कहते हैं। जैसे आप कमरे में सेंट की शीशी खोल के रख दीजिए ढक्कन, तो पूरे कमरे में सेंट महकने लगती है। इसी को डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं हिंदी में। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा पूरे पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है। तो इसकी स्किन जो एक क्यूटेनियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है, ये उसी घुली हुई ऑक्सीजन को पानी में जो है उसको एब्जॉर्ब करके शरीर के उपयोग में ले आता है। तो जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। तो पानी के बाहर जब मेढक रहता है तो जो इसका मुख गुहा है यानी बक्कल कैविटी और फेफड़े, ये वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं, यानी जब थल में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि द respiration by lung is called pulmonary respiration. Skin and lung act as the respiratory organ. दोनों खाल और जो फेफड़े हैं दोनों
सांस लेने का काम करते हैं मेढक में, और पानी से जब बाहर होता है तो लंग यानी फेफड़ों द्वारा सांस लेता है, तो इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखिए क्या है, फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती हैं। तो अगर हम देह गुहा यानी बॉडी कैविटी को दो पार्ट में बांटे, तो जहाँ तक फेफड़े होते हैं इसको थोरैक्स बोलते हैं, और जहाँ से हमारे शरीर में पेट शुरू हो जाता है इसको एब्डोमेन बोलते हैं। तो थोरैक्स यानी वक्षीय भाग में हमारा फेफड़े पाए जाते हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। जो हवा है वो नाक के छेदों से मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी तथा फेफड़ों यानी लंग्स में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता तथा शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक श्वसन त्वचा से करते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब ग्रीष्म ऋतु निष्क्रियता होती है यानी वार्म ऋतु में जब मेढक जमीन के अंदर धंस जाते हैं, और शीत ऋतु में जब मेढक जमीन के अंदर धंस जाते हैं, तो उस समय मेढक की, देखिए जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको ध्यान से आप लोग अंडरलाइन करते जाइए। तो निष्क्रियता को हाइबरनेशन बोलते हैं। अगर शीत ऋतु में होगा तो इसे विंटर हाइबरनेशन बोलेंगे, और ग्रीष्म ऋतु में होगा तो वार्म हाइबरनेशन बोलेंगे। तो उस समय मेढक स्किन यानी खाल से सांस लेते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है मेढक का परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा ध्यान दे के देख लेते हैं फिगर। तो यहाँ पर देखिए फिगर में ये लंग है, फेफड़े। तो फेफड़ों से जब जमीन में सूखी मिट्टी में रहता है तो फेफड़ों से सांस लेता है, और स्किन से सांस कब लेता है, जब पानी में रहता है या फिर हाइबरनेशन यानी निष्क्रियता अवस्था में रहता है, चाहे शीत निष्क्रियता हो चाहे ग्रीष्म निष्क्रियता हो। हम मेढक का परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जहाँ से ब्लड पूरे शरीर में जाता है सुविकसित बंद प्रकार का होता है। तो ओपन और क्लोज दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र होते हैं। तो मेढक में आपका बंद प्रकार का यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी रुधिर वाहिनियों द्वारा, आर्टरी वेन के द्वारा पूरे शरीर में खून की सप्लाई होती है। इस बात को ध्यान देना। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है लसिका परिसंचरण तंत्र। ये पूरा यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रकार के ब्लड इसके हार्ट में आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, वैस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। फ्रॉग हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र पाया जाता है। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है इसमें क्या होता है, दिल पाया जाता है, ब्लड वेसल पाई जाती हैं यानी पानी खून को ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ हिंदी में जिनको कहते हैं, और खून पाया जाता है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड। जो लसिका तंत्र है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसमें हमारा लिम्फेटिक चैनल और लिम्फ नोड आ जाते हैं। इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ प्रदेश का लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना होती है। जो मेढक का हार्ट है वो 3 चैम्बर का होता है, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। ध्यान दीजिए, जो मेढक का दिल होता है वो बॉडी कैविटी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, निचले भाग में नहीं पाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो
हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 ट्रैकिया एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें एट्रिया कितने होते हैं, जिनको हिंदी में अलिंद बोलते हैं, तो 2 अलिंद और 1 निलय होता है, यानी 2 ट्रैकिया और 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। एंड इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, और ये एक संरचना से घिरे रहते हैं, झिल्ली से घिरे रहते हैं, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सीरा कोटर या साइनस विनोसस कहते हैं, हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। तो ध्यान दीजिए कि जो 3 चैम्बर वाला दिल पाया जाता है मेढक में, उसमें एक साइनस वेनोसस, जिसको हिंदी में सीरा कोटर कहते हैं, ये संरचना पाई जाती है, हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिए, जो साइनस वेनोसस होता है ये दाहिने, भाई 2 अलिंद यानी एट्रिया पाए जाते हैं, तो एक दाईं तरफ होगा एक बाईं तरफ, तो जो दाईं तरफ का एट्रिया अलिंद है वो साइनस विनोसस उससे जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। जो वेना कावा है, महाशिराएं हैं, उनसे ब्लड प्राप्त करता है। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा, तो जो बड़ी शिराएं हैं जिनको महाशिराएं कहते हैं, उनसे ब्लड प्राप्त करता है। महाशिराओं को वेना केवा भी बोलते हैं। तो एक देखिए शिरा होती है, एक धमनी, धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी और शिरा को वेन कहते हैं। तो आर्टरी क्या करती है, ब्लड जो है दिल से यानी हार्ट से पूरे शरीर में ले जाती है, और शरीर के थोड़ा शरीर में जो है गहराई में होती है, क्योंकि इस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है तो फटने का डर है, तो गहराई में होती है। और जो वेन होती है ये पूरे शरीर से ब्लड को दिल में ले जाती है, हार्ट में, तो इसमें प्रेशर कम होता है, तो शरीर से थोड़ा सा बाहरी हिस्से में होती है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं। हृदय की आधार सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर एक थैलानुमा धमनी शंकु होता है, जिसे निलय या वेंट्रिकल खुलता है। तो ध्यान दीजिए, जो हार्ट होता है मेढक, उसके आधार सतह यानी वेंट्रल साइड यानी निचली सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर, यही दाएं अलिंद जो है जिसके ऊपर दाईं तरफ साइनस विनोसस जुड़ा रहता है, उसी के आधार सतह यानी निचली सतह पर क्या होता है, थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे धमनी शंकु कहते हैं। धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी बोलते हैं, तो आर्टरी कोन इसको कहते होंगे इंग्लिश में, देख लेते हैं। इसको देखिए कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं। आर्टेरियोसस, आर्टरी से आर्टेरियोसस और कोन मतलब शंकु, तो कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं धमनी शंकु को, जो हिंदी में कहा गया है। अब आगे देखिए, कह रहा है एक हृदय में रक्तवात धमनियों यानी जो आर्टरी हैं द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। ध्यान दीजिए, अभी जो हमने आपको बताया कि दिल से या हृदय से पूरे शरीर में रक्त धमनी यानी आर्टरी द्वारा जाता है, इसे धमनी तंत्र कहते हैं या आर्टरी सिस्टम बोलते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्र कर हृदय में पहुंचाती हैं। जो वेन्स होती हैं या शिराएं होती हैं, वो पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करके फिर से हार्ट में भेजती हैं। अब देखिए आगे क्या है, यह शिरा तंत्र कहलाता है। तो वीनस सिस्टम इसको बोलेंगे, जो पूरे शरीर से खून को इकट्ठा करके हार्ट में ले जाता है या हृदय में ले जाता है। मेढक में विशेष संयोजी शिराएं एक यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। तो संयोजी शिराएं यानी संयुक्त रूप से वेन्स पाई जाती हैं। तो इसको देखते हैं।
ये देखिए यहाँ कह रहा है स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। तो एक इस विशेष प्रकार का सिराओं का एक कनेक्शन होता है जो लीवर यानी यकृत, लीवर और इंटेस्टाइन यानी आंत तथा किडनी यानी गुर्दा, इनके लोअर पार्ट से होते हुए ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। तो बॉडी के लोअर पार्ट में पाए जाते हैं फ्रॉग के। अब आगे देखते हैं, इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र तथा वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। तो यकृत निवाहिका तंत्र जाहिर सी बात है लीवर से संबंधित होगा, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। यकृत वाले को यानी लीवर वाले को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और जो किडनी वाला सिस्टम है उसको रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र और ये रीनल पोर्टल सिस्टम हो जाएगा। तो इन बातों को अच्छे से स्पष्ट रूप से हमको समझ लेना है। वृक्कीय निवाहिका तंत्र हिंदी में बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम को। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। जो ब्लड होता है मेढक का, उसमें ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएं जिनको आरबीसी बोलते हैं, और रक्त प्लाज्मा यानी तरल पदार्थ जो होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु एवं श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेताणु एवं पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स में बटी रहती हैं। तो जो कणिकाएं हैं यानी कार्पसेल्स हैं, उनमें लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिनको हिंदी में पट्टिकाणु कहते हैं, ये सब पाई जाती हैं मेढक के खून में। अब देखिए, जो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी है उसके लाल रंग का कण क्या है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मेढक की आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, बस इसी जगह फोकस करना। लसिका रुधिर से भिन्न होता है। जो लिम्फ होता है वो रुधिर से अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रक्त कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लिम्फ और ब्लड दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? लिम्फ में कुछ प्रोटीन और लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती जो कि ब्लड में पाई जाती हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जल को नियत स्थानों तक ले जाता है। तो जब सर्कुलेशन होता है, पूरी बॉडी में ब्लड प्रवाह होता है, तो ब्लड के साथ क्या होता है कि कुछ जो शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, उनमें रक्त पोषक पदार्थ हैं, गैसें हैं तथा जल है, इनको नियत स्थानों पर यह ब्लड ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो खून का संचार होता है शरीर में मेढक के, वो किस आधार पर होता है? हार्ट के पंप होने से होता है। सिर्फ मेढक में ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं, जीवों में जो जंतु हैं, उनमें हार्ट पाया जाता है और किसी न किसी रूप में, और उस हार्ट के पंप होने से पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होती है। उस ब्लड में ज़रूरत के लिए गैसें, ज़रूरत के लिए पोषक पदार्थ, ये सब मिले होते हैं, और ज़रूरत के लिए उसमें पानी भी मिला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक पढ़ा। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर अब रोकते हैं। अब आगे की स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।